जनरेट करते हैं, फिर फोर्थ कंडीशन जनरेट करते हैं। ठीक है। सो इस तरह से आप इसको चेक कर लेते हो फंक्शनल एनालिसिस में, और एक्सपेरिमेंट करके कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो करेक्ट हाइपोथेसिस है या नहीं है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, एडवांटेजेस क्या है? इट yields a clear demonstration of the variables that relate to the occurrence of the problem behavior। मीन्स कि हम फंक्शन एनालिसिस, हमें पता चल जाता है कि बिहेवियर का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड टू विच ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एफबीए आर इवेलुएटेड। एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव reinforcement बेस्ड ट्रीटमेंट। हम जो है एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड्स फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर फाइंडिंग द फंक्शन। आप कह लें वंस यू फाइंड आउट द फंक्शन, आप यू कैन से दैट आपका 70% जो काम था वो कंप्लीट हो गया इंटरवेंशन बनाने के लिए, क्योंकि आपने फंक्शन फाइंड आउट कर दिया। 30% आपने जस्ट कोई इफेक्टिव reinforcement बेस्ड इंटरवेंशन सजेस्ट करनी होती है। जैसे अगर escape है तो आई कैन से वी कैन वर्क ऑन द behavior momentum। we can use the choice board, we can use the Premack principle, we can use the functional communication training, we can use the high probability request sequence strategies। तो अब बैठे बैठे आपके पास कितनी सारे जो है वो इंटरवेंशंस आ जाते हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड द फंक्शन, आपका 70% टास्क फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर, ये हम इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह, जो आपने बोली है। यस, वी विल स्टडी ऑल दीज इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। ठीक है। सर मोमेंटम का आपने बात की, वो कौन सी स्ट्रेटजी सर? मोमेंटम, टाइम सैम्पलिंग? बिहेवियर मोमेंटम, बिहेवियर मोमेंटम ये आती है एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशंस में। तो जब हम एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशंस की स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें ये सारी स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। बिहेवियर मोमेंटम भी उसी में है, हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस भी उसी में है, फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग भी उसी में है। ठीक है और सर, ये पढ़ेंगे ना हम अभी इसको हमने इंशाल्लाह टच। इन ठीक है फ्यूचर सर। क्लासेस हम ये सारी इंटरवेंशंस पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्स के एंड होने के बाद यू गाइस विल बिकम 100% बिहेवियर एनालिस्ट। ठीक है। ताकि आप लोग जब स्टडी अपनी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन चीज़ों का, इंटरवेंशंस का अंदाज़ा होगा। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है फंक्शन एनालिसिस की? कि वे टेम्परेली स्ट्रेंथन द प्रॉब्लम बिहेवियर। यस। वो कैसे? कि क्योंकि जब हम, जैसे मैंने आपको बताया था, फंक्शनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हम उस फंक्शन की रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एस्केप में क्या किया था हमने? डिमांडिंग टास्क प्रेजेंट किए जिससे बिहेवियर ट्रिगर हुआ। बिहेवियर जब ट्रिगर हुआ तो उसको काम डाउन करने के लिए हमने एस्केप दे दी था। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें हमने स्ट्रेंथन किया प्रॉब्लम बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट के थ्रू। तो हमने टेम्परेरीली जो है प्रॉब्लम बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर दिया, मे रिजल्ट इन द बिहेवियर एक्वायरिंग न्यू फंक्शंस। अब जब हम फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, फंक्शनल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम escape रिलेटेड जो है सिचुएशन जनरेट की हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हमने जनरेट की जिसमें हमने डिमांडिंग टास्क या डिमांडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट की हैं, उस टाइम पे अगर आप उसको अटेंशन दे देते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, या आप कोई वर्ड्स उसको काम डाउन करने के लिए यूज कर देते हैं, तो बिहेवियर का फंक्शन जो है वो अटेंशन भी हो सकता है फिर उसके बाद। क्योंकि उससे बच्चा लर्न कर जाएगा कि इस बिहेवियर को परफॉर्म करने से मुझे अटेंशन मिलती है। या आप उसको कह दो प्लीज डोंट डू इट। ठीक है। भागो मत, या उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, रेप्रीमेंड करने की कोशिश करें,
तो वो रेप्रिमेंडेशन एज अ अटेंशन आप उसको दे रहे हो। ठीक है। तो हो सकता है कि वहां से बच्चा लर्न कर ले कि जो इस बिहेवियर से मैं अटेंशन सीख भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन है फंक्शनल एनालिसिस की। सेकंड लिमिटेशन है असेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी में बी लो। एक्सेप्टेबिलिटी, जब हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी वी टेक द कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स कि वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। अब जैसे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स के ऊपर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हो। ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू यू नो लेट अदर्स डू कि उसके बिहेवियर के उसके बच्चे के बिहेवियर आए, अग्रेसिव बिहेवियर्स आए, वो अपने आप को चोट लगा ले, कहीं पे स्क्रैच कर ले, या कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जब हम प्रॉब्लम बिहेवियर्स को के ऊपर फंक्शनल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो difficult to use for serious low frequency behaviors. Serious behaviors, self harming, harming other person, ये सीरियस बिहेवियर्स, इन पे डिफिकल्ट होता है फंक्शनल एनालिसिस करना, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के बिहेवियर को भी काम डाउन करना होता है ना। ठीक है। तो इसलिए इट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई ऑन द सीरियस बिहेवियर्स। एंड लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर्स पे भी ये फंक्शनल एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है। वो कैसे? अब जैसे ये ऐसे बिहेवियर जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है, वो कभी कभी अकर होते हैं, बहुत रेयरली। जब वो रेयरली अकर होंगे तो हो सकता है कि उनके फंक्शंस इतने स्ट्रांग ना हो। ठीक है। अगर आप उस बिहेवियर को ट्रिगर करने की कोशिश करें तो वो बिहेवियर ही अकर ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी रेयरली अकर हो रहे हैं, बहुत कम अकर हो रहे हैं। तो हमें फिर सर लेकिन एक्सक्यूज मी सर, लेकिन इस केस में तो हमें एफए अप्लाई ही नहीं करना चाहिए ना, अगर वो एग्जैक्टली, सीरियस है, लो फ्रिक्वेंसी है। ये तो एथिक्स के भी खिलाफ है कि आप ऐसे ही बच्चे को कंट्रोल करें इस तरह के, जब बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दीज आर द limitations। सो जहां पे फिर limitations होंगी, सो वी विल नॉट अप्लाई दोज मेथड्स। ठीक है। वेरी गुड। ओके, इफ कंडक्टेड इन contrived setting may not identify idiosyncratic variables related to problem behaviors। कंट्राइव्ड सेटिंग का मतलब ये है कि कंट्रोल्ड सेटिंग्स, या जहाँ पे एक प्लान्ड सेटिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर जब कंट्रोल्ड सेटिंग्स होंगी तो बिहेवियर्स ना अकर हो। ठीक है। रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, बहुत ज़रूरी है। टाइम भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि सम टाइम आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है। यू वेट फॉर कि बिहेवियर ट्रिगर होगा। ठीक है। आपको एफर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट की सेंस में कि यू 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 शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल द टेंट्रम्स ऑफ द स्टूडेंट। अगर टेंट्रम्स आ जाते हैं तो वहां पे उसको एफर्ट से आपने उसको कंट्रोल भी करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा जो है वो सेफ रहे, उसको कहीं से चोट ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना बच्चे के साथ हो जाए। ठीक है। या थेरेपिस्ट उसमें हर्ट ना हो जाए। ठीक है। सो इट्स एफर्टफुल और रिक्वायर्स द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। अब जैसे ये चीजें जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी हैं, आई थिंक सो उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करते हैं फंक्शनल एनालिसिस को, तो आई थिंक सो यू कैन डू इट, राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इसको अप्लाई करने में, सो देन यू गाइज विल बी एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली। फर्स्ट यू डू अंडर द सुपरविजन। ठीक है। अभी जब भी आप अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है एकदम से आपने अप्लाई कर देना है, बल्कि आपने डिस्कशन करनी है सुपरवाइजर के साथ। आपने जो है इसके साइड इफेक्ट्स भी देख लेने हैं, लिमिटेशंस भी डिस्कशन कर लेनी है कि ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है। सो उसमें फिर आपको फर्दर गाइड करते हैं कि अपने आप को सेफ कैसे रखना है, बच्चे को सेफ कैसे रखना है। सुपरवाइजर आपको बता सकता है कि इस बिहेवियर पे फंक्शन एनालिसिस करने से जो है कहीं स्ट्रेंथन तो नहीं हो जाएगा बिहेवियर। तो ये चीजें जो है लिमिटेशन सुपरवाइजर को भी यही पता होती हैं, नॉलेज सारी यही है। जस्ट हम इसको सुपरवाइजर कीनली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं हर पॉइंट पे,
जज कर सकता है, टेस्ट कर सकता है कि क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। तो वो उससे आपको अवेयरनेस देता है सुपरवाइजर, ठीक है। तो अदरवाइज यू कैन आल्सो डू इट, बट अंडर द सुपरविजन आप स्टार्ट में करते हो, फिर आहिस्ते से जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है आप इंडिपेंडेंटली जो है फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो बाकी जो है एबीसी कंटिन्यूअस, एबीसी नैरेटिव, ये चीजें हमने कर ली थी। स्कैटर प्लॉट है एक पॉइंट जो हमारा रहता है। इंशाल्लाह इसको स्कैटर प्लॉट को हम कर लेंगे कवर। इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा बिफोर स्टडिंग द स्कैटर प्लॉट। आप एक बार वीडियोस वॉच कर लीजिएगा ताकि जब मैं चीज़ों को समझाऊं तो उसमें हम डिस्कशंस कर सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके बिल्कुल समझ ना आए और चीज़ें कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सर एबीसी के दो ये जो फॉर्म थे, एबीसी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग और एबीसी नैरेटिव रिकॉर्डिंग, सर इस इन दोनों फॉर्म्स के अंदर हम क्या डिफरेंस है सर? हम ये दोनों मतलब एक ही चीज के लिए कर रहे होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? अच्छा, ये जो एबीसी कंटिन्यूअस है, ये अमूमन जो है आपको फंक्शंस का बताता है कि बिहेवियर का फंक्शन क्या है, ठीक है। और जो एबीसी नैरेटिव, सॉरी, एबीसी नैरेटिव जो है ये आपको बताता है कि बिहेवियर का फंक्शन क्या है। इसका एनालिसिस से आपको बिहेवियर के फंक्शन का पता चलता है कि बिहेवियर का फंक्शन क्या है। एबीसी कंटिन्यूअस आपको फंक्शन नहीं बताता, आपको सिर्फ बिहेवियर के पैटर्न्स बता देता है कि ये बिहेवियर कब कब और इस बिहेवियर कैसे अकर होता है, इसके एंटीसीडेंट्स इन बच्चों के क्या हैं, ट्रिगर्स क्या है इन बच्चों के, और इन ट्रिगर्स के बाद जो है बिहेवियर्स क्या आकर हो सकते हैं। आपको सिर्फ बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बट आप इससे फंक्शंस नहीं निकाल सकते कि बिहेवियर का फंक्शन क्या है कंटिन्यूस में। सिर्फ बिहेवियर्स के पैटर्न्स, जैसे ट्रिगर्स हैं, बिहेवियर्स क्या क्या हो सकते हैं, इन बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिल रहे हैं बच्चे को, उसका आइडिया आपको हो जाता है। अदरवाइज फंक्शनल एनालिसिस अगर आपने करना हो तो आप एबीसी नैरेटिव अप्लाई करते हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है। एनी कंफ्यूजन फ्रॉम द फंक्शनल एनालिसिस, यू कैन आस्क मी। तो सर ये सारे के सारे फॉर्म यूज करना जरूरी है, बच्चे के ऊपर अप्लाई करना जरूरी है? लाइक ऐसे जैसे हम क्यूएबीएफ टेस्ट भी कर लिया और एबीसी नेगेटिव भी कर लिया और उसके बाद फिर एबीसी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग वाला, ये सब करने जरूरी है? मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिन पे आप अगर क्यूएबीएफ अप्लाई करें ना तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। आपने क्यूएबीएफ, आपका फर्स्ट जो है क्यूएबीएफ होना चाहिए ऑप्शन, कि मैंने, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेरेंट आते हैं दिस इज कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, ये बच्चे के बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो यू कैन फर्स्ट अप्लाई द क्यूएबीएफ। क्यूएबीएफ से आपको फंक्शन का तो पता चल जाता है, लेकिन क्यूएबीएफ से आपको बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड या बिहेवियर के पैटर्न से रिलेटेड या बच्चे की प्रेफरेंसेस से रिलेटेड, उसके रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड, क्या उसकी रूटीन्स हैं उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जस्ट आपको सिंपली बिहेवियर का फंक्शन पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने इंटरवेंशन बीआईपी बनाना होता है, उसके लिए फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। आप फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन भी बना सकते हैं सिर्फ फंक्शन को फाइंड आउट करके, ठीक है। लेकिन आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी उसमें, फिर आप जब फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन बनाएंगे, आप एक इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, शायद उससे अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, आप दूसरे इंटरवेंशन बनाएंगे फिर उससे रिजल्ट्स ना मिले, फिर थर्ड इंटरवेंशन बनाएंगे फिर उससे शायद रिजल्ट्स मिले आपको। तो उससे बेहतर है कि आप पहले कंप्लीट डेटा बिहेवियर के हवाले से ले लें। तो एबीसी उसमें आपकी काफ़ी